morning students, welcome back all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 9.4 and your first question is question number 19. Question number 19 आपके सामने लगा हुआ है. देखिए इसमें दिया हुआ था कि किसी गुब्बारे का जो आयतन है वो एक नियत गति से बदल रहा है, अर्थात इसका आयतन हमने v मान लिया, तो इसमें बढ़ने की जो दर है समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम dv/dt से लिखते हैं इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक, ठीक है, लैम्डा इक्वल कर दिया. अब पूछा है फिर t समय पश्चात इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी. दिया हुआ है कि t बराबर 0 पर त्रिज्या 3 थी और t बराबर 3 पर जब समय 3 सेकंड हो जाता है तो त्रिज्या इसकी 6 हो जाती है. तो फिर t समय बाद त्रिज्या क्या होगी, तो हमने माना t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या r हो जाएगी. तो गुब्बारे की त्रिज्या अगर r हो जाएगी तो समय आयतन क्या हो जाएगा, 4/3πr³ हो जाएगा. अब ये आयतन का मान ये हमने यहाँ पर रख दिया है, ये ठीक है. अब हमने t के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये 4/3π कांस्टेंट हो गया और r³ का डिफरेंशिएट कर दिया 3r² हो गया, ठीक है. r का फिर से अवकलन करना पड़ेगा तो क्या होगा, dr/dt. अब हमने क्या किया है, dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट कर दिया इसको. ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक प्रकार से बन गई थी. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो 4π ये कांस्टेंट हो गया, r² का r³ हो जाएगा और यहाँ लैम्डा t आ जाएगा, dt के सापेक्ष करेंगे, c कांस्टेंट होगा. अब यहाँ पर दो कांस्टेंट है, एक लैम्डा है और एक c है. आप अभी पढ़ के आए हैं विशिष्ट हल, पढ़ के आए हैं अवकाश, तो बस विशिष्ट हल के द्वारा हमको लैम्डा और c का मान निकाल के इसमें रख देना है, वहीं से हमारा आंसर निकल आएगा. तो इसके लिए हमको दो अचर हटाने हैं तो दो कंडीशन चाहिए ना. तो दो कंडीशन दी है कि प्रारंभ में त्रिज्या 3 थी, प्रारंभ का मतलब जब समय 0 था तो समय 0 पर त्रिज्या 3 थी, तो हमने यहाँ पर समय का मान क्या रख दिया, 0, और त्रिज्या का मान 3 रख दिया. तो यहाँ से निकल आया c बराबर 36π निकल आएगा. इसमें रख करके देख लीजिए, यह मान समीकरण 1 में रखा है मैंने, समीकरण 1 में. इसके बाद दिया हुआ था कि जब t बराबर, अच्छा इसमें रख दीजिए, c का मान हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, 1 में. पहले हमने ये मान रखे थे समीकरण 1 में, जब c का मान निकल आया तो c का मान भी हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई. आप कह सकते हैं यह मान समीकरण 1 में रखने पर. अब ये हमारी समीकरण 2 बन गई. फिर से कहा था जब समय t 3 हो जाता है तो त्रिज्या 6 हो जाती है, तो फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में रख दिया, t के स्थान पर 3 रख दिया और r की जगह 6 रख दिया. तो हम यहाँ से देखें कि लैम्डा का मान हमारा निकल करके आ गया 84π. अब ये लैम्डा का मान हमने उठा करके फिर से रख दिया है यहाँ पर, ठीक है, इस इक्वेशन में हमने रख दिया है और पूरा हमने कैलकुलेशन कर लिया तो r बराबर ये निकल आया, अर्थात t समय पर त्रिज्या r बराबर इतनी हो जाएगी, ठीक है. कैलकुलेशन अपना देख लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. देखिए 20 नंबर समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इस समय. किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है. अब कहा मूलधन में वृद्धि, अगर हम मूलधन को p मान लें, देखो यहाँ मूलधन माना, मूलधन बराबर p है, ठीक है. तो अब कहा है मूलधन में वृद्धि 8% होती है वार्षिक, तो वार्षिक वर्ष क्या है, समय है ना, तो इसका मतलब है मूलधन में वृद्धि अर्थात dp/dt. ये जो वृद्धि होती है ये 8% होती है, ये है मूलधन में वृद्धि समय के साथ, ये 8% होती है. किसका 8%, मूलधन का. ये समझ पाए, अर्थात किसी बैंक में जो मूलधन में वृद्धि अर्थात dp/dt है, ये मूलधन का 8% होती है, प्रतिवर्ष की दर से होती है. यदि 100 रुपए मतलब पहले मूलधन शुरू में क्या था, 100 रुपए, तो t बराबर 0 पर मूलधन p क्या है, 100 रुपए, और 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है. लिखा है यदि 100 रुपए 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो अब समझिए 100 रुपए मतलब शुरू में प्रारंभ में मूलधन कितना था, 100 रुपए, और 10 वर्ष बाद वो कितना हो जाता है, दोगुना था, कितना हो जाता है, 200 रुपए हो जाता है. समझ गई बात, यहाँ पर हो जाता है. तो r का मान ज्ञात कीजिए और log 2 का मान आपको दे रखा है, ठीक है. आपको r ज्ञात करना, वृद्धि किस दर से हो रही है. तो देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनी पड़ी हुई है, dp इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/100 dt, ये हो जाएगा. यदि हम p को यहाँ से हटाएं
तो यहाँ आ जाएगा ना। बस भाई दोनों तरफ समाकलन करने पर ये अवकल समीकरण पहले ही बन जाएगी, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो देखिए यहाँ हो जाएगा dp अपान p इक्वल टू r अपान 100। r अपान 100 कांस्टेंट है, चाहे बाहर लिख लो, क्या हो जाएगा dt। अब लिखा 1 अपान p का क्या होगा log p इक्वल टू r अपान 100 और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा t और प्लस कांस्टेंट जुड़ेगा c कांस्टेंट जरूर जुड़ेगा। अब आपको करना क्या है, r का मान निकालना है। तो इसका मतलब ये p और c और t सब कुछ मान निकालने चाहिए। तो कंडीशन दिया है t बराबर 0 पर मूलधन क्या था 100 रुपए। क्योंकि t बराबर 0 पर p बराबर 100 रुपीज, तो रख दीजिए t बराबर 0 पर p 100 रख दीजिए, log p हो जाएगा, p का मान क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू r। अब t बराबर क्या 0, तो यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो बचेगा क्या c की वन, तो c इक्वल टू 100 आ गया। ये हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। c का मान, यह मान समीकरण हम रख दें 1 में, ठीक है। तो 1 में रख देंगे, ये हो जाएगा log p इक्वल टू r अपान 100 t प्लस c का मान रख देंगे log 100। ये तो अब इसको log 100 को इधर ले आइए, ठीक, c का मान रख दिया हमने, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा log p माइनस log 100 होगा, तो आ जाएगा log p बाई 100। समझ पाए इस बात को, p बाई 100 इक्वल टू r अपान 100 t। ये क्वेश्चन नंबर बन गए 2। अब कहा है कि जब p बराबर कितना 10 वर्ष, तो p कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता था, p हो जाता है 200। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि t बराबर 10 वर्ष बाद मूलधन p बराबर 2 गुना अर्थात 200 हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात, 200 हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, तो हम क्या करेंगे, p का मान क्या रखेंगे 200 log 200 अपान 100, p का मान हमने कर दिया 200 बराबर r अपान 100 और p का मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे। समझ पाए, ये 100 से 100 कटेगा, log 2 बचेगा और log 2 की वैल्यू दे रखा है 0.6931। ये log 2 की वैल्यू हो गई। यहाँ पर बच रहा है r अपान 10। समझ पाए ना, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6.931%। ये आंसर यहाँ से आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। अब इसमें क्या है, आर का मान दे दिया है 5%। इस बैंक में रुपया 1000 जमा कराया गया, ये क्या है मूलधन है। टी बराबर 0 पर मूलधन क्या है 1000, ठीक है, टी बराबर 0 पर मूलधन 1000 है। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, अर्थात 10 वर्ष बाद ये मूलधन जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो माना P हो जाएगा मूलधन, माना मूलधन P है, माना मूलधन P है, क्योंकि ब्याज नहीं है, ये 5% वार्षिक वृद्धि दी है, मूलधन की वृद्धि, क्योंकि मूलधन की वृद्धि 5% है, 5% वार्षिक है ना। हाँ 5% वार्षिक है, तो मूलधन की वृद्धि को हम कैसे से लिखेंगे डीपी अपान डीटी, और ये 5% वार्षिक है, तो 5% किसका मूलधन का, मूलधन का 5% हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा P अपान 20, तो ये डी पी, यहाँ P को ले आइए यहाँ पर
और dt को इधर मल्टीप्लाई कर दी तो 1/20 यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। दोनों तरफ समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे यहाँ पर dp/p इक्वल टू 1/20 एंड dt। तो 1/p का क्या हो जाएगा log p इक्वल टू 1/20 यहाँ पर क्या जाएगा t प्लस c। अब यहाँ पर दे रखा है t बराबर 0 पर, जो प्रारंभिक मूलधन दिया होता है वो t बराबर 0 पर होता है, अर्थात पहले मूलधन था कितना 1000। तो इसका मतलब है t बराबर 0 पर p बराबर कितना था 1000 था, तो हम रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा log 1000 इक्वल टू 1/20। ये सब क्या हो जाएगा 0 यहाँ हो जाएगा, तो ये c का मान निकल आया समीकरण नंबर 1। यह मान समीकरण 1 में रख दें, ठीक है, 1 में रखे दे रहे हैं log p इक्वल टू 1/p का मान हमने तो रख दिया यहाँ पर ना। अच्छा ये p लिखा रहेगा, ये मूलधन निकालना है हमको 1/20 t और प्लस हो जाएगा log 1000। समझ में ये 1000 यहाँ पर में आ जाएगा तो हो जाएगा log p/1000 इक्वल टू t/20। ये समझ पाए हैं, लॉग इधर आएगा log p माइनस log m माइनस n वाला लगेगा ना, अपान हो जाएगा। अब अगला क्या है देख लीजिए, इसमें लिखा है कि 10 वर्षों पश्चात मूलधन कितना हो जाएगा। तो 10 वर्षों पश्चात p ज्ञात करना है, यही वाला p निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए t बराबर 10 वर्ष, जब 10 वर्ष पश्चात निकालना है तो 10 वर्ष इसमें रख दीजिए और p का मान निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा log p/1000 इक्वल टू t का मान यहाँ पर हम रखे दे रहे हैं 10, तो कितना हो जाएगा 10/2 10/20। तो p/1000 इक्वल टू, देखो चलो अच्छा एक बार और log लिख ले रहे हैं यहाँ पर, log यहाँ पर कितना बचेगा 0.5 बचेगा। देखिए जब log यहाँ से हटाएंगे हम तो क्या होगा e की पावर 0.5 और इसका मान दे रखा है, कितना दिया है 1.6648 ये दिया हुआ है ना, इस पूरे का मान। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हो जाएगा 1648। इतने रुपए हो जाएगा मूलधन 10 वर्षों पश्चात। कुछ समझ पाए पहले वाले क्वेश्चन जैसे था। Now question number 22 and last question of this exercise। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। कितने घंटों में, मतलब वो समय ज्ञात करना है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती हो। जीवाणु में जो वृद्धि की दर है वो उस समय उपस्थित जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना t समय पर जीवाणु p मान लो, चाहे मूलधन की तरह चाहे y मान लो, की संख्या, जीवाणुओं की संख्या यहाँ पर लिखेंगे जीवाणुओं की संख्या p माने कि x माने, कुछ भी मान सकते हो, y मान लें, मूलधन की तरह बिल्कुल होगा। जैसे मूलधन में वृद्धि होती है वैसे ही यहाँ पर जीवाणु में वृद्धि हो रही है। तो लिखा ये है कि किसी समय विशेष पर जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि है, अर्थात dy/dt जो है, ठीक है, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि वो उनकी संख्या के ही समानुपाती है। तो शर्तानुसार ये जो जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि है समय के साथ साथ dy/dt ये इसकी संख्या के ही समानुपाती है, ठीक है, संख्या के ही समानुपाती है। तो समानुपाती कहा है तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट पहले यहाँ पर कोई आएगा, क्या मान लें, के मान लें, के यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। अब हो जाएगा dy, y को इसके अपान में ले आइए और यहाँ क्या हो जाएगा के dt हो जाएगा। समझ पा रहे हैं।
अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा log y, यहाँ पर हो जाएगा के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया। -1 तो नहीं लग रहा, इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें दिया हुआ है कि जीवाणुओं की संख्या प्रारंभ में 1 लाख थी, अर्थात t बराबर 0 पर y का मान 1 लाख, t बराबर 0 पर y बराबर 1 लाख है यहाँ पर, तो रख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा log 1 लाख बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा c, यह मान 1 में, यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू के टी प्लस log के टी 0 इसमें कहाँ है, इसमें नहीं, इसमें मान रख रहे हैं। अब ये इधर आ जाकर माइनस, पहले ही क्वेश्चन जैसे सब एक जैसे हो रहा है लगभग ना, क्या जाएगा। अब क्या कहा है आगे इसमें लिखा हुआ है कि कितने समय पश्चात यह संख्या 2 लाख हो जाएगी, माना t समय पश्चात यह संख्या 2 लाख हो जाएगी। यहाँ पर माना है माना t समय पश्चात जीवाणु की संख्या वही हो जाएगी। तो अब यहाँ कहेंगे माना t समय पश्चात जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। तो यही t निकालना है, ठीक है। तो t का मान t ही रखोगे और यहाँ पर y की जगह क्या कर दोगे, 2 लाख रख दोगे। यहाँ पर हो जाएगा log के कांस्टेंट है तो बचेगा नहीं, के कांस्टेंट का मान निकलेगा अभी। के कांस्टेंट का मान यहाँ से ये जो आंसर आएगा के पदों में ही शायद आंसर आपका आने वाला है। देखिए इसमें अच्छा 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, ये लाइन मैंने पढ़ा नहीं। 2 घंटों में 10% की वृद्धि होती है, तो एक इक्वेशन और बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से और बनेगी 2 घंटों में। इसका मतलब क्या हुआ, t बराबर 2, ठीक है। t बराबर हो गया 2 घंटों में 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि मतलब 1 लाख थे और 10% की वृद्धि हो गई में जीवाणुओं की वृद्धि। ये लाइन तुम लोगों ने बताया नहीं पहले। जीवाणुओं की वृद्धि कितनी होती है, 10%, अर्थात 1 लाख थे और 10% उसमें और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा ना। देखिए ऐसे 1 लाख है, इसका 10% बढ़ा दीजिए, 10%, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 बचेगा ना। तो ये हो जाएगा पूरा 1,10,000, अर्थात y का मान क्या निकला, 1,10,000। 1 2 3 4 बात समझ पाए। यहाँ पर कुछ लिखा है 2 घंटे पश्चात या 2 घंटे में इनकी संख्या 10% बढ़ जाती है। तो t बराबर 2 जब है तो इनकी जीवाणु की संख्या y कितनी हो जाएगी, 1,10,000 हो जाएगी। तो ये भी मान यहाँ पर रखेंगे, 1,10,000 बटे में कितना है, 1 लाख बराबर यहाँ पर क्या हुआ, k और t का मान क्या 2। तो यहाँ से ये डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा log, ये कैसे हो जाएंगे 4 जीरो, ये कट गए और 10 से भाग करो तो बचेगा 1.1 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा k और 2। तो k बराबर निकल रहा है log 1.1/2। ये समझ पाए। अब ये k का मान लाकर यहाँ रख दीजिए और वहां से t का मान निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर k का मान ला करके यहाँ पर रख देंगे, k का मान ला करके यहाँ रख दीजिए। देखिए log y अपान 1 लाख इक्वल टू k का मान निकला है log 1.1/2। अब यहाँ से हमको निकालना था फिर t समय पर कितना होगा, k का मान रख देंगे और t यहाँ पर ऑलरेडी है, समझ पा रहे। अब t समय पर 7 जीवाणु की संख्या निकालनी है, तो ये हमारा जो आंसर निकलेगा वो वही कई पदों में निकलेगा कि अभी और संख्या दी हुई है कि कितने घंटों में जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी। अब माना t समय पश्चात जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो माना t समय पश्चात जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे तो t समय पर y का मान क्या लिख देंगे, 2 लाख। माना t समय पश्चात
टी समय पश्चात जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या बराबर 2 लाख। अब कुछ नहीं आपको करने को बचा, केवल y की जगह आपको 2 लाख रख देना और t का मान निकाल लेना ही है। आंसर हो जाएगा। कहाँ पर निकाल दे? यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, y का मान 2 लाख रखेंगे तो log 2 बचेगा ना, रख ले रहे हैं एक बार 2 लाख बटे 1 लाख बराबर। यहाँ पर क्या बच रहा है, log 1.1/2 और बच रहा है t, तो यहाँ पर log 2 बच रहा है। log 2 इक्वल टू log 1.1/2 t। अब इसका आंसर जिस फॉर्म में आ रहा हो, अगर आपका t का मान इस फॉर्म में आ रहा है, t इक्वल टू log 2 अपान log 1.1/2, तो t का मान आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से आएगा। इसको सही कर लीजिए थोड़ा। 1.1 के नीचे 2 नहीं है, ये पूरे के नीचे अपान में 2 था ना, यहाँ से देखिए ये पूरे में 2 है, तो अपान में 2 हम करेंगे ये log पूरे के नीचे ये, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 log 2 अपान ये हो जाएगा।